Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my second lecture of class 10th science chapter 1 chemical reactions and equations. आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. So let's start with balanced chemical equations. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एलिमेंट में वो सेम रहते हैं दोनों जगह. तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो राइट हैंड साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है उसके बिल्कुल इक्वल रहते हैं या बिल्कुल सेम रहते हैं. तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड अलग है, राइट हैंड साइड अलग है, तो उसे फिर हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन. तो उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें फिर क्या करना पड़ता है, बैलेंस कराना पड़ता है. So, balanced chemical equations means the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. तो बेसिकली रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है, मतलब टोटल मास जो एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है उसे किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास उन एलिमेंट्स का जो प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट है उसके बराबर होना चाहिए. तो बेसिकली टोटल मास जो एलिमेंट्स का है जो रिएक्टेंट्स में है उसे इक्वल होना होता है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जो कि प्रेजेंट है किसमें, प्रोडक्ट्स में. दूसरे वर्ड्स में कहूं तो नंबर ऑफ एटम, जैसे मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट के वो बिल्कुल सेम होने चाहिए. तो अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको हमें बैलेंस कराना पड़ता है. The word equation represented as, suppose यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये रिएक्टेंट्स हो गए which participate in chemical reaction, which take part in chemical reaction. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्टेंट्स. और राइट हैंड साइड आप देख सकते हो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है. तो बेसिकली जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन क्या है, प्रोडक्ट्स है राइट हैंड साइड पे. The above word equation may be represented by the following chemical equation. तो basically वो तो word equation थी जिसमें हमने zinc plus sulfuric acid ऐसे लिखा था और फिर arrow से दिखाया था कि product बन रहा है zinc sulfate and hydrogen. तो इस word equation को अब हम किससे represent करेंगे, chemical equation मतलब chemical formula use करके. तो zinc का symbol होता है Zn, sulfuric acid होता है H2SO4. ओके जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, जब इनका बेसिकली रिएक्शन होगा इन दोनों रिएक्टेंट्स का तो ये फॉर्म करेंगे जिंक सल्फेट ZnSO4 जो कि एक केमिकल फॉर्मूला है जिंक सल्फेट का, और हाइड्रोजन गैस H2. Let us examine the number of atoms of different elements on both sides of the arrow. अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स का दोनों साइड्स पे. तो अब हम देखेंगे LHS में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं रिएक्टेंट्स में हर एलिमेंट का, ऐसे ही नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट्स में हर एलिमेंट के RHS पे, RHS साइड पे. तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट इन्होंने दिखा रखा है जिंक. तो आप रिएक्टेंट में देखोगे जिंक का कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक का जो नंबर ऑफ एटम है वो है 1 इन रिएक्टेंट जो कि LHS साइड पे है. और जब आप RHS साइड पे जाओगे तो आप नंबर ऑफ एटम्स देखोगे प्रोडक्ट में जिंक का कितना है 1. तो बेसिकली जो जिंक है उसके जो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों सेम है. देन नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में नंबर ऑफ एटम्स आप रिएक्टेंट्स LHS साइड पे देखिए, हाइड्रोजन में कितने हैं 2, H2SO4 है बेसिकली ये कंपाउंड. तो इसमें आप देख सकते हो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसमें सिर्फ 2 नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट. तो 2 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम कितने हैं 2. तो ये भी बैलेंस है, बेसिकली जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में. नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट सल्फर. ओके जिसे हम एस सिंबल है इसका. तो सल्फर में आप देख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में कितना है 1, और प्रोडक्ट में कितना है सल्फर
का जो नंबर ऑफ एटम है वो भी 1 है, तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ऐसे ही आप ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स है 4, जबकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स फिर से हमें देखने को मिल रहा है 4। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं। तो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। As the number of atoms of each element is the same on both sides of the arrow, equation is a balanced chemical equation. Let us try to balance the following chemical equation. तो मैंने जैसे आपको बताया था, नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे दोनों साइड, LHS और RHS। दैट मीन्स ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी। अब हम बैलेंस करना सीखेंगे एक और केमिकल इक्वेशन को। पहले ये देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या स्केलेटल इक्वेशन है, जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या ये स्केलेटल इक्वेशन है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल है Fe आयरन प्लस H2O वाटर, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सिर्फ आयरन का एक एटम प्रेजेंट है। ओके, हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है? यहाँ पे 2 एटम्स आर प्रेजेंट, जबकि ऑक्सीजन का सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है। ये है रिएक्टेंट की, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है। अब आप इधर देखिए, ये है प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में आयरन का कितना एटम प्रेजेंट है? 3, जबकि रिएक्टेंट में कितना था? 1। और आपको प्रोडक्ट में आयरन के एटम्स कितने देखने को मिल रहे हैं? 3। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स मिल रहे हैं देखने को? 4। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम प्रेजेंट है? 1। ओके, और फिर नेक्स्ट हमें हाइड्रोजन मिल रहा है। हाइड्रोजन में हमें 2 एटम्स मिल रहे हैं और यहाँ पे हमारे जो हाइड्रोजन के एटम है वो है 2। तो ये तो सेम है हाइड्रोजन के एटम्स, लेकिन आयरन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, वो अलग हैं LHS और RHS साइड पे। तो इसका मतलब ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर एक स्केलेटल इक्वेशन है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना मतलब अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, इसमें हम क्या करते हैं? स्टेप 1, to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. So, chemical equation को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ, हर जो फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला उसके अराउंड बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए गए हैं। तो आयरन के अराउंड ऐसे ब्लू बॉक्स, ऐसे H2O के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ किया गया है। ऐसे ही जो Fe3O4 है, ओके, उसके अराउंड क्या है? एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। ऐसे ही H2 के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ किया गया है। तो ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने बॉक्सेस को ड्रॉ किया है अराउंड ईच केमिकल फॉर्मूला। दूसरा स्टेप है हमारा लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें नंबर ऑफ एटम जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इस इक्वेशन में, उसके नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बनानी है। जो ओके, जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। सबसे पहले आपने बनाया कॉलम एलिमेंट का, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स जो LHS है और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स जो RHS है। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं इस इक्वेशन में। तो पहला है आयरन, ओके, तो आपने एलिमेंट आयरन लिख दिया Fe, जिससे हम सिंबल बात करते हैं एलिमेंट की, आयरन का सिंबल है Fe। देन नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन, तो आपने एलिमेंट हाइड्रोजन लिखा। थर्ड है हमारा ऑक्सीजन, तो हमने थर्ड ऑक्सीजन लिखा। और भी अगर एलिमेंट्स होते तो इसमें ऐसे ही हम और आगे तक एलिमेंट्स लिखते। तो यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, इसलिए आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस 3 ही एलिमेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। अब आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स एंड रिएक्टेंट्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स है आयरन में वो 1 है। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में आपने आयरन का क्या लिखा? 1। और प्रोडक्ट में आएंगे आप, जब RHS की साइड आएंगे तो आप आयरन के एटम्स देख सकते हैं, इट इज Fe3। तो 3 एटम्स प्रेजेंट है आयरन के, तो आपने 3 लिख दिया। ऐसे ही आप हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एटम्स दिखा रखे हैं हाइड्रोजन के। ऐसे ही प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के 2 हैं। तो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो नंबर ऑफ एटम्स जो हाइड्रोजन में प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली सेम है LHS साइड पे भी और RHS साइड पे भी। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम 1 है रिएक्टेंट में, लेकिन नंबर ऑफ एटम अगर मैं प्रोडक्ट्स में देखूं ऑक्सीजन तो वो 4 है। तो ये इस तरह से आपको लिस्ट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स। इस तरह से आपने सेकंड स्टेप में क्या किया, आपने नंबर ऑफ एटम्स दिखा दिया अलग अलग एलिमेंट्स के।
Third step, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Step 3 का मतलब ये है कि जब आप बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे कंपाउंड की, तो बेसिकली आप जब स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग तो आप देखोगे कितना मतलब कंपाउंड में देखोगे कितना जो जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, मैक्सिमम है, आप उसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे। अब वो रिएक्टेंट में भी हो सकता है नंबर ऑफ एटम ज्यादा, प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपको मिल रहे हैं आप उससे स्टार्ट करोगे बैलेंसिंग। तो उस कंपाउंड में आप फिर उस एलिमेंट को सिलेक्ट करोगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये आपको अभी समझ में आएगा। Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only 1 on the LHS to balance the oxygen atoms. इस क्राइटेरिया को यूज करके हमने क्या सिलेक्ट किया, जिस कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे, तो आप देख सकते हैं हमने सिलेक्ट किया Fe3O4, ओके। और इसमें इस कंपाउंड में भी उस एलिमेंट को हमें सिलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ऑक्सीजन को, तो वी सिलेक्ट Fe3O4 और इसमें भी हमने एलिमेंट ऑक्सीजन को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन एटम्स RHS साइड पे, और सिर्फ LHS साइड पे कितने प्रेजेंट थे, 1 एटम प्रेजेंट था ऑक्सीजन का। तो अब हमें ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इनिशियली अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही प्रेजेंट था रिएक्टेंट में, वाटर में H2O में देख सकते हो आप ऑक्सीजन जो है वो 1 है। लेकिन प्रोडक्ट में बात करूं तो Fe3O4, तो इसमें जो ऑक्सीजन में के जो एटम्स थे वो थे 4। तो रिएक्टेंट में 1 है इनिशियली और प्रोडक्ट में क्या है 4। तो अब हमें बैलेंस करना है इस ऑक्सीजन एटम्स को। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्टेंट में 1 था, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे जितने प्रोडक्ट में हैं। तो प्रोडक्ट में 4 थे तो और रिएक्टेंट में 1 था ऑक्सीजन एटम, तो उसे बैलेंस करने के लिए सिंपल मैंने इक्वल करने के लिए प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट जितने प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, जिससे मुझे रिएक्टेंट में भी 4 नंबर ऑफ एटम्स मिल जाए। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compounds or elements involved in the reactions. तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स को इक्वलाइज किया ना, इक्वल किया। तो जहां प्रोडक्ट में 4 मिल रहा था हमने रिएक्टेंट में भी क्या किया, उसको 4 बनाया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं कर रहे हैं, ओके। बेसिकली जो कंपाउंड और एलिमेंट्स का जो फॉर्मूला है जो इस रिएक्शंस में इन्वॉल्व है, बेसिकली जो ये रिएक्शंस फॉर्म कर रहे हैं, जो केमिकल फॉर्मूला है उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोफिशिएंट 4 as 4H2O and not H2O4 or H2O whole bracket फिर 4. now the partly balanced equation becomes okay। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने कोफिशिएंट जो है वो 4, मतलब एक तरह से 4 को कोफिशिएंट की तरह रखा 4H2O, ना कि हमने ऐसे कर दिया H2O4। ये जो पूरा वाटर जो H2O था उसका तो फिर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना, अगर आपने H2O4 कर दिया या फिर H2O पूरा ब्रैकेट में फिर होल करके 4 कर दिया, तो ये तो बेसिकली वाटर नहीं रहा, वाटर का तो थोड़ा ये चेंज हो गया केमिकल फॉर्मूला। तो हमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, तो हमने कोफिशिएंट के तौर पे 4 को रखा। अब जो ऑक्सीजन एटम्स तो यहाँ पे जो है वो बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स का तो हमने बैलेंस कर लिया है। तो अब ये जो इक्वेशन है ये पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब आधी ही बैलेंस हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो Fe plus 4 within then बॉक्स में H2O gives you Fe3O4 plus H2। तो यहाँ पे सिर्फ अभी ऑक्सीजन ही बैलेंस हुआ है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ अगर हम देखें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही यहाँ पे बैलेंस हुआ है। Step 4, iron and hydrogen atoms are still not balanced. ये अभी तक बैलेंस नहीं है। इनमें से आप एलिमेंट्स पिक करो जिससे वो आप आगे फिर वही चीजें हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही प्रोसीड करना है, ऐसे ही आपको बिल्कुल करना है। Pick any of these elements to proceed further. Let us balance the hydrogen atoms in the partly balanced equation. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, अब हाइड्रोजन की बारी है। तो अब हम हाइड्रोजन को कर रहे हैं। आप आयरन को भी पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तो to equalize the number of H atoms, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे atoms of hydrogen. तो यहाँ पे इनिशियली जो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है वो है रिएक्टेंट्स में 4H2O. तो यहाँ पे देखें तो जो H2 है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 into 2 दैट विल गिव यू 8. तो हाइड्रोजन एटम्स इनिशियली कितने हैं 8 रिएक्टेंट्स में, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं हाइड्रोजन एटम H2 बेसिकली. तो सिर्फ 2 ही एटम प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स में. हमें बैलेंस क्या करना है, रिएक्टेंट में ये 8 हैं और प्रोडक्ट में ये 2 हैं. तो अगर मैं प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा बेसिकली सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी देयर. तो हाइड्रोजन एटम्स 8 रिएक्टेंट्स में थे और प्रोडक्ट में 2 थे, तो मैंने जो प्रोडक्ट में 2 थे उसे 4 से करवा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या हो गया ये 4 into 2 विल गिव यू 8. सो इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, आयरन प्लस 4H2O will give you Fe3O4. अब यहाँ पे देख सकते हो आप H2 जो है उसे मैंने क्या कराया था 4 से, तो कोफिशिएंट के तौर पे लिया जाता है. मैंने आपको पहले भी बताया था हमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट के तौर पे लेना है. तो हमने कोफिशिएंट के तौर पे 4 ले लिया यहाँ पे, तो 4 into 2 will give you 8. और ऐसे ही रिएक्टेंट साइड पे कितना हमें हाइड्रोजन एटम्स मिल रहे थे 4 2 जा 8. तो ये यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी क्या हो गया बैलेंस हो गया. नेक्स्ट है हमारा स्टेप 5th, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस्ड. अब क्या करना है, अब हमारा जो थर्ड एलिमेंट है जो बैलेंस नहीं हुआ है आपको उसको लेना है, फिर ऐसे ही आपको उसे बैलेंस कराना है. जैसे आपने लिखा एटम्स ऑफ आयरन, ओके, फिर रिएक्टेंट्स, फिर प्रोडक्ट्स. अब इनिशियली आयरन में कितने एटम्स थे, रिएक्टेंट में 1 था, ओके, प्रोडक्ट में कितना था Fe3O4 बन रहा था, ओके, फेरिक ऑक्साइड बन रहा था बेसिकली. तो Fe3O4 जो प्रोडक्ट है फेरिक ऑक्साइड, उसमें आप देख सकते हैं आयरन के सिर्फ 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, ओके. और हमें बैलेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो अगर मैं रिएक्टेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 into 3 तो दैट विल गिव यू 3. तो प्रोडक्ट्स में भी नंबर ऑफ एटम्स 3 हो जाएगा, मतलब 3 है, और रिएक्टेंट में हम 3 बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट में भी 3 हो गया और प्रोडक्ट में भी 3 है सॉरी. तो बेसिकली ये क्या हो गई बैलेंस, मतलब नंबर ऑफ एटम्स जो आयरन के वो बैलेंस हो गए. सो टू इक्वलाइज आयरन वी कैन टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन द LHS. जैसे कि अब आप देख सकते हैं 3Fe plus 4H2O plus Fe3O4 plus 4H2. जैसे कि हमने जैसे स्टेप लिखे थे, जैसे जैसे हम बैलेंसिंग करा रहे थे वैसे वैसे हमने यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिख दिए हैं. 6th स्टेप है हमारा फाइनली, हमें करेक्टनेस चेक करनी है इस बैलेंस इक्वेशन की. क्या नंबर ऑफ एटम्स जो LHS साइड पे हैं क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है RHS साइड के. तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे इक्वेशन की दोनों साइड. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी इक्वेशन जो बैलेंस होकर आई थी ये थी 3Fe plus 4H2O दैट विल गिव यू फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 एंड देन 4H2. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आयरन के एटम्स रिएक्टेंट में 3 हैं, ओके, और जबकि प्रोडक्ट में भी मुझे नंबर ऑफ एटम्स आयरन में 3 मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये ठीक है. देन हाइड्रोजन देखिए आप H यहाँ पे 2 है तो 4 2 जा यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का भी ये 2 है 4 2 जा 8, हाइड्रोजन के भी 8 हैं, ये भी ठीक है. देन नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के हमारे कितने मिल रहे हैं 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है किस साइड, रिएक्टेंट साइड या LHS साइड, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी कितने ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे देखिए O4, तो ये भी बिल्कुल सही है. इसका मतलब हमारी ये केमिकल इक्वेशन जो है अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. 7th step है writing symbols of physical states. Carefully examine the above balanced equation. No information has been given this equation about their physical states. तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स लिखना जरूरी होता है, और जो कोई भी वैसे इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है इस इक्वेशन में इनके फिजिकल स्टेट्स के बारे में. टू मेक अ केमिकल इक्वेशन more informative, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. तो chemical equation को और informative बनाने के लिए जो physical states होते हैं reactants और products के, क्या वो solid state में है, liquid में है, gas में है, तो वो भी mention किए जाते हैं उनके chemical formula के साथ.
The gaseous, liquid, aqueous, solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S. तो gaseous के लिए G यूज कर रहे हैं, liquid state के लिए L, aqueous है तो AQ और solid है तो S. The word aqueous is written if the reactant or product is present as a solution in water. तो aqueous word हम तब यूज करेंगे जब reactant या product जो है वो water के solution में एक तरह से present है. तो अगर वो present as a solution in water तो हम उसे यूज करते हैं aqueous. तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो 3Fe सॉलिड स्टेट में है, 4H2O गैसियस स्टेट में है, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है और 4H2 अगेन गैसियस स्टेट में है. तो यहाँ पे एक्वस तो यूज नहीं किया गया है, सॉलिड और लिक्विड भी यूज नहीं किया गया है, सिर्फ सॉलिड और गैसियस स्टेट यहाँ पे यूज किया गया है. तो एक केमिकल फॉर्मूले को और अच्छे से कह सकते हैं मेंशन या फिर और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके फिजिकल स्टेट्स. Note that the symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. अब यहाँ पे ध्यान रखिए जो G है सिंबल, जो वाटर मैंने आपको देखा इक्वेशन में देख सकते हो 4H2OG. तो बेसिकली जो G है ये गैसियस स्टेट में, तो इसका ये मतलब है जो वाटर है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, इसलिए हम गैसियस इसको दिखा रहे हैं गैस के फॉर्म में, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर और स्टीम. तो ये जो वाटर है ये स्टीम के फॉर्म में, इसलिए हम इसे गैसियस उसमें दिखा रहे हैं. Usually, physical states are not included in a chemical reaction unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, यूजुअली फिजिकल स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है केमिकल इक्वेशन में जब तक कि ज़रूरी नहीं है उनको स्पेसिफाई करना. लेकिन कभी कभी जो रिएक्शन कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, किसी रिएक्शन के लिए उसे हम इक्वेशन मतलब एरो में दिखाते हैं. बेसिकली एरो में दिखाते हैं, हम उसका टेम्परेचर शो कर रहे हैं सपोज, तो हम एरो के ऊपर टेम्परेचर लिख देते हैं. या फिर कोई कैटलिस्ट है तो एंजाइम लिख दिया उस एरो के ऊपर. ऐसे ही प्रेशर है तो उस एरो के ऊपर प्रेशर बता दिया, जितना भी प्रेशर है, टेम्परेचर है, इस हिसाब से. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए CO प्लस 2H2. तो जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ गैस, ओके, फिर ये H2 भी आपकी गैस है. तो ये बैलेंस्ड है. सबसे पहले अब तो आप चेक कर सकते हो कि बैलेंस्ड है कि नहीं नंबर ऑफ एटम्स देख के. तो 340 atm यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया हुआ है बेसिकली, तो ये एरो के ऊपर दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे क्या बना, CH3OH जो कि है लिक्विड फॉर्म में. नेक्स्ट है हमारा एक फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल रिएक्शन होता है. तो फोटोसिंथेसिस का इन्होंने सेकंड एग्जांपल दे रखा है. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में 6CO2 aqueous प्लस 6H2O लिक्विड, एरो में सनलाइट और क्लोरोफिल दिया गया है. तो यहाँ पे C6H12O6 जो कि एक्वस है, ग्लूकोज, और प्लस 6O2 जो कि क्या है, एक्वस कंडीशन में. तो बेसिकली ये दोनों एग्जांपल्स थे जिसमें एरो के ऊपर दिखाने, कहीं पे प्रेशर है 340 atm, कहीं पे और उन्होंने दिखा रखा है एरो के ऊपर सनलाइट, क्लोरोफिल, जो भी कैटलिस्ट के तौर पे या फिर जो भी उसको टेम्परेचर चाहिए उसके हिसाब से. तो इस तरह से भी हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं with the temperature, pressure and catalyst. So this is all for today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे types of chemical reactions. Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.